हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैंने तो संस्कृत का जो 7 श्लोक है, सप्तमा श्लोक नीति श्लोक का स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना। पहला क्लास, पहला वीडियो चला गया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है सेकेंड क्लास, जिसमें 5 श्लोक बचा हुआ था, उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आऊँगा, इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो क्लास होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि नीति श्लोक का पाठ मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th क्लास के लिए। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और लाइफ जिंदगी के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। तो देखिए, 5 गो खत्म हो गया था, ये जो होने जा रहा है फिर 5 गो, मतलब 6 का श्लोक है, ठीक है। हो जाएगा 6, 7, है ना। 3 गो भी श्लोक लेना है, इसके बाद 2 गो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्व दोषा पुरुष ने हाताव्य भूति निश्चिता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घता। सर्व दोषा पुरुष ने हाताव्य भूति निश्चिता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घता, है ना। क्वेश्चन देखिए, अगर किताब है आपके पास तो किताब भी पढ़िए, मिलाइए भी इसको, है ना। सर्व दोषा पुरुष ने हाताव्य भूति निश्चिता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, यही है। तो इसका हिंदी क्या होता है, क्योंकि इसका श्लोक पूछता है, श्लोक का हिंदी। जैसे कि एग्जाम में क्या आता है, देगा ये वाला श्लोक दे देगा आपको और कहेगा इसका हिंदी में, मतलब हिंदी में अर्थ लिखे, तो इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, 5 नंबर मायने रखता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एगो फिक्स आएगा हमेशा, इस श्लोक 10 श्लोक में एगो हमेशा आता है 5 नंबर का, और ऊपर से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव कम से कम 10 को आता है इससे, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, पाठ कंप्लीट हो गया, अब देखिए क्या होता है, इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। सर्व दोषा पुरुष ने हाथव्य भूति निश्चिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। क्या रहा ना, पहला जो श्लोक है ये छठा क्या रहा है, इंसान के अंदर 6 दोष होते हैं। हर इंसान के अंदर 6 दोष होते हैं, मतलब 6 चीजों गंदा चीज होता है, इसको इंसान को त्याग देना चाहिए, तभी वो इंसान सफल होगा। कौन कौन? तो देखिए, क्या रहा है, सर्व दोषा पुरुष ने हाथव्य भूति निश्चिता। इंसान के अंदर कितना दोष होता है, कितनी बुरी आदतें होती है, 6 आदतें होती है। कौन कौन होती है? तो देखिए, पहला होता है निद्रा। सर्व दोषा, इंसान के अंदर कितना बुरी आदत होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घता। क्या है? तो देखिए, निद्रा मतलब जानते होंगे अधिक सोना, तंद्रा मतलब भी वही होता है, निद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब होता है कि आप सोने की अवस्था में है, मतलब कोई आदमी जो सोने वाला है ना, सोने जैसे गया है और वह उससे नींद आने ही वाला है उस समय के लिए, मतलब समझ रहे हैं बात को। निद्रा मतलब कोई इंसान सोया हुआ है पूरी नींद में, तंद्रा मतलब सोया हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, हल्का सा, है ना, थकावट की वजह से हल्का रेस्ट लिया हुआ है, लेकिन वह पूरी तरह से सोया नहीं हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से सोया नहीं है, समझ गए। निद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब वही सोया हुआ तो है लेकिन हल्का सा, है ना, आँख खाली बंद है। भय मतलब क्या होता है? भय मतलब डरना। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। आलस्य मतलब आलसीपन, दीर्घ सूत्रता में किसी काम को लंबे समय के लिए टालना। अब इसका पूरी तरह से एग्जाम्पल के साथ में बताने जा रहा है, समझ गए। इंसान के अंदर कितना दोष होता है? हर इंसान के अंदर 6 दोष होता है। कितना दोष होता है? 6। कौन कौन होता है? तो देखिए, आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 6 दोष होता है। पहला होता है निद्रा, पहला होता है निद्रा। निद्रा मतलब क्या होता है? अधिक सोना। निद्रा मतलब होता है सोना। कितना सोना? अधिक, मतलब प्लस, बहुत ज्यादा सोना। ये देखिए, एक इंसान है ना, जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है, या स्टूडेंट ने प्लान बनाया है कि कल से जो है ना, जैसे मान के चलिए स्टूडेंट 10th क्लास का है, 10th क्लास का स्टूडेंट है ना, मैट्रिक का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो स्टूडेंट बोला है कि अब हमको सवेरे उठना है 5 बजे या 4 बजे। ये स्टूडेंट प्लान बनाया कि उठना कितना बजे? 4 बजे, है ना, 4 बजे उठना है। कितना बजे? 4 AM में, ठीक है, 4 AM में उठना है। अब क्या होता है, ये स्टूडेंट सोने जाता है, ठीक है, लेकिन इसका दिन सुबह उठता है 8 बजे। वही कह रहा है, निद्रा जो होता है बहुत ही खराब चीज होता है। आपको कम समय में सोना, आपको कम सोना है, मैक्सिमम आपको 6 या 7 घंटा सोइए, इससे ज्यादा नहीं, 6 से 7 घंटा। लेकिन ये क्या बोल रहा था, गया सोने के लिए स्टूडेंट और 8 बजे तक, मतलब इसका बनाया था रूटीन कितना बजे? 4 बजे तक, लेकिन उठा 8 बजे, जो कि बहुत ही गलत है ना। हर स्टूडेंट को अपने अनुशासन में रहना चाहिए, और जो आप लिमिट बांधते हैं, जो भी आप लिमिट रूटीन बनाते हैं, उसके अनुसार एक स्टूडेंट को लाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, स्टूडेंट गया था सोने के लिए, बोला हम 4 बजे उठेंगे, लेकिन कितना बजे उठा? 8 बजे, मतलब अधिक सोना। पहला यही दोष है
निद्रा मतलब अधिक सोना। जो इंसान अधिक सोएगा वह कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो वही कारण इंसान के अंदर 6 दोष होता है जिसको इंसान को दूर करना चाहिए। अगर जो इंसान इन 6 दोषों को अपने शरीर से दूर नहीं करेगा वो इंसान जिंदगी में सफल नहीं होगा। तो समझ रहे ना बात को। पहला मतलब निद्रा, अगर आप ज्यादा सोते हैं तो प्लीज इसको कम कीजिए, है ना। मैक्सिमम 6 घंटे या 7 घंटा सोइए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा सोते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स है, आपके पास 24 घंटा है। इसमें भी आप 10 घंटा 12 घंटा सोइएगा तो आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ गए ना। पहला क्या होता है निद्रा। अब देखिए दूसरा, निद्रा मतलब होता है अधिक सोना। तंद्रा, तंद्रा मतलब क्या होता है? तंद्रा मतलब होता है इसमें भी सोया हुआ है, मतलब सोना, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसा ना होता कोई इंसान थक जाता है, थोड़ा रेस्ट लेता है, लेकिन आँख खाली बंद होता है, बाकी सोया हुआ है हल्का सा, है ना। उसका पूरी तरह से वो नींद में नहीं है, ठीक है। और मान के चलिए एग्जाम्पल लीजिए तब समझ में आपको आएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है वो जैसे अभी प्लान बनाए थे, एक स्टूडेंट प्लान बनाया कि हमको उठना कितना बजे है, 4 बजे उठना है, 4 बजे हमको सुबह उठना है। अब क्या होता है वो स्टूडेंट सुबह 4 बजे नहीं उठ पाता है ना। तो उसका दोस्त जो आता है, उसका एक दोस्त है ना, इसका एक दोस्त है, वो आता है और उसको बोला कि टाइम हो गया है, 4 बज गया, आप उठो जल्दी, है ना, आपको पढ़ना है तब ना आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लाओगे। लेकिन ये इसको उठा दिया, इसका नींद टूट गया, इसका जो नींद है टूट गया, पूरी तरह से नींद टूट गया। लेकिन वह जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, वो कहता नहीं यार आज बहुत ज़्यादा थकावट है ना, आज बहुत नींद मतलब सोने का मतलब सोने में अच्छा लग रहा है ना, तो आज हम नहीं उठेंगे, कल से काम करेंगे ना, आज हमको सोने का बहुत थकावट ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ऐसा स्टूडेंट कहता है वो भी क्या है, वो भी गलत काम है। आपको ये 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा मतलब तो ठीक है आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो तो गलत है ही, लेकिन अगर आप सो के उठ भी जाते हैं तब भी आप कहते हैं कि नहीं आप बाहर सोना है, तो बहुत ही गलत है। तो तंद्रा मतलब समझ गए ना। निद्रा मतलब क्या होता है, बहुत ही कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है, ठीक है, उसको अपना टाइम का जो है ना पालन नहीं करता है। तंद्रा मतलब उठ तो जाता है, समय पर उठ जाता है, लेकिन थकावट की वजह से, आलसीपन की वजह से वह अपना काम नहीं कर पाता है। तो समझ गए मेरे ख्याल से, आप सेकेंड भी समझ गए होंगे, ठीक है। तंद्रा मतलब क्या होता समझ गए ना पूरी तरह से, उठ जाना लेकिन कार्य नहीं करना। आपका काम था पढ़ना, लेकिन उठ तो गए, लेकिन आप थकावट की वजह से, है ना, इसी वजह से आप काम नहीं कर पाए। तो समझ गए ना। निद्रा तंद्रा आता है भय। भय मतलब क्या होता है? भय मतलब होता है जैसे देखिए 10th क्लास का स्टूडेंट है ना, उसको क्या करना है, मैट्रिक का 10th क्लास का एग्जाम देना है ना, देना। अब मान के चलिए स्टूडेंट कभी भी कॉपी नहीं छुआ, कभी भी स्टूडेंट मेहनत से पढ़ा नहीं 10th क्लास का, कभी भी नहीं पढ़ा मेहनत से। अब क्या होता है, अब पता चला कि 10th क्लास में मात्र 2 महीने समय बच गया है। 10th क्लास का जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें मात्र 1 या 2 महीने समय बचा हुआ है। तो यह स्टूडेंट कभी कॉपी भी नहीं छुआ है, कभी किताब भी नहीं छुआ है। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो उसका हालत खराब, उसको पसीना, तो बुखार, बीमारी आना शुरू हो जाता है। मतलब इंसान डर जाता है। किससे डर जाता है? भय, है ना। इंसान जो है काम नहीं करना चाहता, क्योंकि इंसान मेहनत ही नहीं किया, और जो मेहनत नहीं किया है और एग्जाम नजदीक आ गया, वो डर के इसका हालत खराब हो जाता है, तो जिंदगी में भी सफल नहीं होगा। जो इंसान मेहनत नहीं करेगा और जब समय नजदीक आ जाएगा तो डरने लगता है। बहुत सारे इंसान होता है जो इस तरह करता है ना, बोलता कि अभी समय नहीं है, अभी तो 8 महीने बाकी एग्जाम में। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है उसका जो धड़कन है बढ़ने लगता है, डर लगने लगता है, और वही वजह से बीमार हो जाता है, या तो कोई बहाना बना के एग्जाम नहीं देता है, मतलब वो एग्जाम से भी पीछे हट जाता है डर की वजह से। तो समझ रहे ना, पहला निद्रा, दूसरा तंद्रा और तीसरा भय। भय बहुत ही खतरनाक होता है ना। भय मतलब किसी भी चीज़ से डरना। लेकिन इसमें बता रहा है कि है ना, एक स्टूडेंट किस तरह से मतलब कोई भी इंसान सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, सफल क्यों नहीं हो पाता, भय की वजह से। कोई इंसान रिस्क ही लेना नहीं चाहता है, कोई इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसी वजह से वह इंसान सफल नहीं होता। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हर फील्ड में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी क्या है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, इसी हमेशा रिस्क लेना पड़ता है आपको, जब है ना, आपको हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें ये लड़का क्या रिस्क ले रहा है, पहले तो पढ़ा नहीं, समय आ गया तो डर रहा है। समझ रहे हैं ना, तो ये बात आपको समझना है। आपको भी किसी से चीज़ से डरना नहीं है, आप मेहनत कीजिए और हमेशा रिस्क लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क के आप सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। सब कुछ आपको आसानी से नहीं मिल सकता है, कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो समझ गए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, अब आते हैं चौथा, क्रोध। देखिए क्रोध क्या होता है, ये भी कितना खतरनाक होता है। देखिए अगर मान के चलिए एक स्टूडेंट है ना, वो 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है ना, 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है ना, 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टेक से बहुत सारा स्टूडेंट जो है चोरी करने लगा, और ये भी स्टूडेंट था, चोरी करने लगा।
मतलब जो है ना क्वेश्चन बना रहा था चोरी करके बनाने लगा। अब क्या हुआ, कोई ऑफिसर आ गया, उसको कॉपी छीन लिया और पूरा मतलब अति आग्रह कर रहा है, सर सजेस्ट कर, मतलब पूरी तरह से प्रार्थना कर रहा है, सर दे दीजिए हमको क्वेश्चन, सर अब से चोरी नहीं करेंगे। अब मान के चलिए जो ऑफिसर है इसका कॉपी नहीं दिया, कहा इसको बोला कि आप तुम्हारा कॉपी नहीं देंगे, 2 घंटा बाद देंगे तुम्हारा कॉपी। और यह स्टूडेंट जो है गुस्सा में आकर उनको कुछ गलत बोल देता है या गाली दे देता है या तो कभी कभी पीट देता है ना, तब क्या होगा, उसका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद, मतलब वो जिंदगी में भी कभी सफल नहीं होगा क्योंकि इसका सारा डिग्री खत्म। आपके पास टैलेंट तो है लेकिन डिग्री नहीं है, आप चाह करके भी आप जिंदगी सफल होंगे। तो समझ रहे ना कि कितना खतरनाक होता है। गुस्सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर गुस्सा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप सोच लीजिए आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या पता आप बहुत नजदीक हो सफल के, लेकिन एक गलती, और वही गलती होता है गुस्सा, एक गलती जो है ना आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि क्रोध जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, पता ही नहीं चलता क्रोध में आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब क्रोध हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आपने क्या कर दिया है। प्लीज समझिए बात, ठीक है। गुस्सा भी बहुत खतरनाक होता है, इंसान को गुस्सा को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। आलस्य, इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। आलस्य क्या होता है, आलस्य क्या होता है। तो स्टूडेंट पढ़ने बैठा है, मान के चलिए स्टूडेंट है ना, एग्जाम में बहुत देरी है, एग्जाम में बहुत देरी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम के लिए भी 6 महीना है, 6 मंथ, कितना टाइम है, 6 मंथ। तो क्या करेगा, है ना, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, 10th क्लास के एग्जाम में 6 मंथ मतलब 6 महीना भी है, अभी नहीं पढ़ेगा, अभी तक आएगा नहीं समय तब पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते जब एग्जाम लास्ट में आ जाता है 1 मंथ, है ना, जब पता चलता है 10th क्लास के एग्जाम में होगा ना 1 महीना मतलब 1 महीना बाद होगा, उसका हालत खराब होने लगता है ना। इधर तो पूरा आलसीपन करता है, हमेशा कहता है नहीं कल करेंगे, लेकिन जब नजदीक आ जाता समय तो हालत खराब हो जाता है, मतलब वह समय पर काम ही नहीं कर पाता है ना। जब समय नजदीक आ जाता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है ना। तो आपको समझना है, आपको आलसीपन नहीं दिखाना है, आपको समय से पहले ही काम करना है। अगर समय के बाद काम करेंगे या समय नजदीक आ जाएगा तब काम करेंगे तब आपको दिक्कत होगा। जैसे ये लड़का क्या है, 10th क्लास का जो एग्जाम है नजदीक आ गया, तब इसका तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में, पूरी तरह से है ना डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि इसका कहना क्या कुछ पढ़वे नहीं किए, जब समय था तो पढ़ा नहीं, जब समय नजदीक आ गया तो हालत खराब। ऐसी होता है हर इंसान जो पछताता है, जैसे कोई आदमी है पढ़ा, जब उसका पढ़ने का समय होता है पढ़ता नहीं है, लेकिन जब समय खत्म हो जाता है तब पछताता है। तो आप भी ध्यान में रखिए, आलसीपन बहुत खराब होता है, समय से पहले काम कीजिए, समय जाने के बाद आप बहुत पछताएंगे। तो प्लीज समझिए बात। तो समझ गए ना आलसीपन क्या होता है, वो भी यही, किसी भी काम को समय पर नहीं करना। हमको उठना है 9 बजे पढ़ने के लिए, हमको उठना है 4 बजे पढ़ने के लिए, सुबह उठेंगे 9 बजे, ये सब आलसीपन होता है। आपके अंदर है तो पूरी तरह से त्याग दीजिए और जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट पाला ये भी। अब देखिए एक और बचा दीर्घसूत्रता, यह भी हल्का सेम कंडीशन है, लेकिन देखिए दीर्घसूत्रता क्या होता है, किसी काम को टालना, किसी काम को टालना। जैसे कोई काम 2 घंटा का है, आप इसको 3 घंटा बढ़ा के कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको कोई चीज आपको 2 घंटा बाद हो सकता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, कैसे, क्योंकि आपका फोकस नहीं है कम्प्लीटली। आप कर तो सकते हैं 2 घंटा में, आप पूरी तरह से फोकस से स्टडी करेंगे तो आप 2 घंटा कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी तरह से फोकस नहीं दिया। आप पढ़ भी रहे थे, खा भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, टीवी देख रहे थे, पढ़ भी रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे। इस तरह से क्या होता है, आप जो काम करते हैं असली काम वो भी आपका नहीं हो पाता है, और जो भी आप काम करते हैं वो भी आपका अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। मतलब क्या होता है, काम को आप बढ़ा देते हैं, किसी भी काम को हल्का सा बढ़ा देते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, आप जो काम करते हैं पूरी तरह से कीजिए। आपको काम, कोई काम अगर 2 घंटा में हो रहा है, कोई चीज़ आपको 2 घंटे में याद हो रहा है, तो आप इसको 5 घंटे में क्यों याद कर रहे हैं। इससे अच्छा कि आप फोकस से पढ़िए 2 घंटा, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्मार्ट स्टडी में ही होता है, कोई इंसान 12 घंटा पढ़ता है तो कोई इंसान 6 घंटा, लेकिन जो 6 घंटा पढ़ता है वो पूरी तरह से फोकस से पढ़ता है। अब फोकस से पढ़ने वाला इंसान सफल हो जाता है, जो कहता है मैं 12 घंटा पढ़ता हूँ, 15 घंटा पढ़ता हूँ, वो सफल नहीं हो पाता है। इसके पीछे यही रीजन है। आप भी स्मार्ट बन जाइए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो समझ गए ना, दीर्घसूत्रता किसी काम को टालना या फिर किसी भी चीज़ को कर देना, लेकिन हल्का लेट्स, हल्का टाइम बढ़ा के। तो प्लीज समझिए बात को, आप टाइम पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको। देखिए हो गया ना, इंसान को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, हर इंसान को 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। कौन कौन है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। मेरे ख्याल से आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए इसमें भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि देखिए अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह लिखना है। देखिए प्रस्तुत श्लोक विदुर के द्वारा, विदुर ने लिखा है, प्रस्तुत श्लोक विदुर के द्वारा लिखित नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। इस पाठ में इसके बारे में बताया गया है कि इंसान को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर जो इंसान इस 6 दोषों को त्यागेगा वह जिंदगी में सफल होगा। कौन कौन दोष है, निद्रा,
तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दृढ़ शुद्धता। कंप्लीट पहला छठा है श्लोक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला है सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्य रचते रूपम कुलम विद्या रचते। सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृज्य रचते रूपम कुलम वृत्तेन रचते। क्या होता है देखिए, कह रहा है देखिए आप लोगों का बहुत स्टूडेंट का कहना कि संस्कृत याद नहीं होता, संस्कृत से डर लगता है, तो सब भ्रम है ना, आप निकालिए। कोई चीज से अभी बोले अगर आप कोई चीज से डरते हैं, है ना, कहाँ यहाँ, अगर आप कोई चीज से डरते हैं तो कैसे सफल होंगे? आपको डरना नहीं है, आपको फेस करना है, आपको समस्या का सामना करना है। जो चीज से आपको डर लग रहा है उसी के सामने आप खड़ा हो जाइए, तब आपको डर खत्म होगा। ठीक है, तो प्लीज संस्कृत से डरिए मत, संस्कृत के सामने आप खड़ा हो जाइए। अब देखिए कि संस्कृत आपसे बड़ा है या आप बड़ा है, आप तक हो रहा है, तो समझिए बात को, आपको डरना छोड़ दीजिए। तो समझ रहे ना, संस्कृत कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्या है, ये तो हो गया। तो ये देखिए, तो अब इसका काम है, तो देखिए क्या करते हैं, है ना, सत्य नक्षते धर्मो विद्या योग नक्षते मृज्य नक्षते रूपम कुलम विद्या नक्षते। कितना इजी से याद हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते या फिर 1-2 घंटा मेहनत कर देते हैं, अपने आप कंप्लीट हो जाता है। देखिए कह रहा है धर्म की रक्षा किसे होती है? सत्य से। सत्य नक्षते धर्म मतलब धर्म की रक्षा किसे होता है? सत्य से। पूरी तरह बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। विद्या की रक्षा कैसे होता है? योग से, योग मतलब अभ्यास से, है ना। मृज्य रक्षते रूपम, रूप का रक्षा कैसे होता है? चेहरा का रक्षा श्रृंगार से, मतलब स्वच्छता से। कुलम विद्या रक्षते मतलब किसी परिवार का रक्षा कैसे होता है? तो अच्छी व्यवहार से। अब क्या होता है देखिए एग्जाम्पल के साथ। पहला क्या करा? सत्य नक्षते धर्म, धर्म का रक्षा कैसे होता है? सत्य से। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, दो इंसान है, मान के चलिए कोई दूसरा धर्म का, जैसे मान के चलिए एक ये अलग धर्म का इंसान है ना, ये अलग धर्म का इंसान है, मतलब ये दोनों अलग अलग धर्म के इंसान है। ठीक है, कोई भी धर्म मान लीजिए, ईसाई, हिंदू, पारसी, किसी भी धर्म का मान लेते हैं। ठीक है, ये अलग धर्म का इंसान है, स्टूडेंट है, और ये अलग धर्म का स्टूडेंट है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को? अब देखिए कह रहा है धर्म का रक्षा कैसे होता है? सत्य से। धर्म का रक्षा सत्य से कैसे होता है? देखिए ये दोनों क्या है, ये अलग धर्म का लड़का है, ये अलग धर्म का स्टूडेंट है ना। अब देखिए ये दोनों क्या है? मेरे दोस्त है, दोनों क्या है? दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है ना। ये अलग धर्म का दोनों क्या है? जिगरी दोस्त है। अब क्या होता है, ये हमेशा उस पर विश्वास करता है, तो ये भी हमेशा उस पर विश्वास करता है, लेकिन इसमें से एक इंसान धोखेबाज है, मतलब चीटर है ना। कोई भी धर्म का हो सकता है, मान के चलिए एक इंसान यही है, इसको धोखा दे दिया, ये हमेशा विश्वास करता है उस पर, ये भी करता है, लेकिन इसका अंदर में कुछ खोट होता है इंसान के अंदर, है ना। तो ये क्या है? इसको लड़का धोखा देता है। कैसे देता है देखिए, अगर मान के चलिए इसको लड़का, इसको ये जो स्टूडेंट है अपने दोस्त के पास गया, अब बोला कि आपको कुछ पैसे की जरूरत है, हमको कम से कम दे दीजिए 500 रुपया, है ना, मतलब 1-2 महीना बाद दे दूंगा, बोल दिया। ये था दोस्त, ये बोला चलो दे देते हैं मेरे दोस्त से, और ये दे दिया इसको, जितना पैसा मांगा 500 दे दिया, है ना। अब ये दोस्त बोला था कि आपको बहुत इमरजेंसी है और 500 दे दो, तो ये दोस्त दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दोस्त था इसको देखा तो ये क्या कर रहा है? 500 रुपये ले जाकर गलत काम कर रहा है। गलत का मतलब मांगा था इमरजेंसी है, लेकिन देखा तो इधर मिठाई खा रहा है ना, देखा तो इधर जुआ खेल रहा है, मतलब गंदा चीज में पैसा उपयोग कर रहा है। आप जो इमरजेंसी के लिए पैसा मांगे उसका उपयोग वहाँ नहीं कर रहे हैं, आप गलत जगह काम कर रहे हैं, है ना। उसको देख के इतना गुस्सा भरा, है ना, उसको विश्वास से खत्म हो गया। इसको लगा कि यार सही कहते हैं, ये धर्म के लोग हो ना इसी तरह का होता है। आज भी लोग मानते हैं, अरे इस धर्म के लोग इसी तरह का होता है। क्यों मानते हैं? क्योंकि लोग जो है विश्वास टूट जाता है, लोगों का जो विश्वास होता है ना, ये विश्वास टूट जाता है, तभी लोग शक करने लगता है। तो समझ रहे ना, ये इंसान इस पर शक करने लगा, जो कोई भी धर्म का लड़का हो इसका इस पर शक हो गया, ये अब जिंदगी में इस पर विश्वास कभी नहीं करेगा। तो इसे किसका खतरा हुआ? धर्म का, क्योंकि धर्म ना बदनामी होता है, लड़का तो बदनाम होवे किया, लेकिन धर्म की बदनामी होता है कि ये धर्म का लड़का ऐसा ही होता है। तो समझ रहे ना, ये लड़का का बदनामी हो गया, और क्या बोला गया कि सही में धर्म का रक्षा सत्य से होता है। धर्म ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म का है ना, ये धर्म का रक्षा सत्य से होता है। लेकिन ये लड़का हमेशा झूठ बोला, झूठ बोलने की वजह से इसका जो विश्वास था खत्म हो गया, और जिंदगी में इस पर विश्वास नहीं करेगा। तो खतरा किसका होता है? खतरा होगा धर्म का, है ना। ये इंसान सोचेगा इस धर्म के लोग इसी तरह का होता है। तो धर्म का रक्षा हमेशा होता था सत्य से। किससे होता था? सत्य से, है ना। अगर ये दोनों सत्य बोलते हैं तो धर्म का रक्षा होता, कोई भी धर्म हो सत्य हमेशा रक्षा होता। लेकिन इसने झूठ बोल दिया
तो धर्म का रक्षा सत्य से हुआ नहीं, धर्म का रक्षा हो गया असत्य से। वही कह रहा है धर्म का रक्षा सत्य से होगा, मतलब दो अलग अलग धर्मों के जो बीच के जो इंसान होता है इनमें हमेशा सत्य होना चाहिए, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए। अगर एक बार विश्वास टूट जाता है तो जिंदगी में इंसान कभी आप पर विश्वास नहीं करेगा, आपका जो धर्म है खतरे में आ जाएगा। मतलब वह धर्म जो है आपका विश्वास से टूट जाता है। मतलब धर्म का रक्षा सत्य से होता है, लेकिन इसने झूठ बोल दिया है ना, झूठ बोल दिया, इसी वजह से इसका धर्म का रक्षा नहीं हो पाया। तो समझ गए पहला एग्जाम्पल के साथ देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी आप लोग दोस्त बने किसी भी धर्म के तो प्रयास कीजिए कि आप झूठ ना बोलें। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर इसको पता चल जाता है तो जिंदगी में वो लड़का पर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास टूट जाता है। एक बार विश्वास टूट जाता है तो जिंदगी भर सोचेगा इस धर्म का लड़का इसी तरह का होता है, इसका दोष नहीं है। तो पारा कंप्लीट। विद्या योग्य रक्षते, धर्म का है ना, धर्म का रक्षा सत्य से हो गया है ना, इसलिए ऐसा सत्य बोलिए ताकि धर्म का रक्षा हो सके। अब कह रहा विद्या योग्य रक्षते, विद्या की रक्षा कैसे होता है? योग से। योग मतलब क्या होता है? अभ्यास से। योग मतलब अभ्यास। विद्या का रक्षा किससे होता है? योग से, अभ्यास से। अगर आप बहुत पढ़ते हैं, खाली पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं। अगर आप जो पढ़ते हैं, आप जैसे कुछ भी आप पढ़ते हैं 1 महीना पहले 2 महीने पहले, तो उसको रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन मतलब प्रैक्टिस। आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, 15 बार लिखना पड़ेगा, 10 बार याद करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ये तो प्रोसेस हो मन का। अगर आपको चीज को फोकस करेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर जिस दिन आप छोड़ दिए तो खत्म। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विद्या के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन कीजिए। जब तक रिवीजन कीजिएगा तभी तक वो आपके दिमाग में रहेगा। अगर एक बार रिवीजन छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। समझ रहे ना बात को? इसीलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो वही करा, विद्या का रक्षा कब तक होता है? अभ्यास से। विद्या का रक्षा, विद्या आपके पास तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट? तो समझ गए होंगे। तीसरा क्या है? मृज्या रक्षते रूपम, रूप का रक्षा। चेहरे का रक्षा किस तरह होता है? चेहरे का रक्षा कैसे होता है? रूप का रक्षा, तो रूप का रक्षा होता है स्वच्छता से। पहला क्या है? स्वच्छता। दूसरा क्या है? वही पहला क्या है? वो आदमी है, उसका रूप का रक्षा किस तरह होता है? किसी भी इंसान का जो चेहरा है कि सुंदर कैसे रहता है? वो हमेशा स्वच्छ रहेगा, हमेशा नहाता है, हमेशा साफ रहता है। और जो इंसान हमेशा गंदा रहता है, 10 दिन में नहाता है, तो क्या कभी वो है ना उसका चेहरा अच्छा रहेगा? कभी भी नहीं रहता। तो वही है, रूप का रक्षा होता है हमेशा स्वच्छता से। आप हमेशा स्वच्छ रहिए तो आपका चेहरा जो है अच्छा रहेगा। आप हमेशा नहाएंगे नहीं, गंदा में रहेंगे तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा। तो समझ गए ना पहला का आराम क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा सुंदर रहे तो पहला है स्वच्छता, आप हमेशा स्वच्छ रहिए। और दूसरा होता है श्रृंगार। श्रृंगार तो आप लोग समझते होंगे, जितना भी आज क्रीम व्रीम निकला है सब। जैसे कि देखिए आप जो भी लगाते हैं फेयर हैंडसम या फिर फेयर लवली या फिर किसी तरह का पाउडर या है ना किसी तरह के भी, ये क्या आता है? श्रृंगार में। अगर आप है ना बहुत सारा आदमी मेकअप करता है या किसी भी तरह का करता है, किसकी वजह से? चेहरे का रक्षा, मतलब चेहरे की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इंसान क्या करता है? श्रृंगार करता है ना, बहुत सारी चीज को लगाता है। ठीक है, तो समझ रहे ना? रूप का रक्षा किस तरह होता है? श्रृंगार से। मृज्या मतलब श्रृंगार। रूप का रक्षा हमेशा होता है स्वच्छता से, श्रृंगार से। आपको नहाना पड़ेगा, आपको साफ रहना पड़ेगा, और आपको अपने चेहरे पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप स्वच्छ, तभी आपका चेहरा अच्छा रहेगा। कंप्लीट हो गया इसका? कितना हल्का है। कुलम वृत्तेन रक्षते, क्या बोल रहा है? किसी भी परिवार का रक्षा किस तरह होता है? कुलम मतलब परिवार होता है, वृत्तेन मतलब है ना अच्छा व्यवहार होता है। रक्षते क्या करा? किसी भी परिवार का रक्षा कैसे होता है? वृत्तेन से होता है, मतलब अच्छे व्यवहार से होता है। ये देखिए एक परिवार है ना, जैसे परिवार है, मान लो 4 फैमिली है, माता है ना, माता है, पिता है, 2 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी फैमिली है, एक परिवार यहाँ है, एक परिवार यहाँ है, बहुत सारे परिवार है ना। इसी तरह बहुत सारे परिवार। आप समझिए बात को, कंप्लीटली फोकस से बताने जा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत को होता है इंसान भारी होता है, बहुत हल्का होता है ना। बहुत सारे परिवार है, यहाँ भी परिवार है, यहाँ भी बहुत सारे परिवार है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या रहा है? एक परिवार है, ये क्या है? परिवार है, परिवार है ना, ठीक। परिवार का रक्षा कैसे होता है? अच्छे व्यवहार से। आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि माता है, पिता है, इनके 2 बच्चे हैं, इनके जो 2 बच्चे हैं ये महा चोर है। चोर समझते हैं ना? बहुत भयानक चोर है ना। ये दोनों बच्चे जो है इधर जाते हैं, अब इधर जाता है, अब जो जितना भी घर है ना, इधर जितना भी फैमिली है, सबके घर से कुछ चुरा लेता है ना। मान के चलिए अब ये बचा गया दोनों, अब किसी के घर से चुरा लेता है, कुछ भी चुरा लेता है। और माता पिता भी साथ देता है कि हाँ चुराओ, माता पिता को सपोर्ट करते हैं कि हाँ तुमको दुनिया का नंबर 1 चोर बनना है। अब क्या होगा? माता पिता भी सपोर्ट किया और बच्चा भी गया गलत काम करने के लिए। अब क्या होगा? इसका परिवार का अच्छा होगा? इसका परिवार का अच्छा व्यवहार है? नहीं है, क्योंकि इसका परिवार, उसका खानदान चोर है।
जब खानदान चोर रहेगा तो ये सब इंसान क्या करेगा? इन सब फैमिली को अगर पता चलेगा कि आपके घर से जो भी सोना चांदी पैसा जो भी चोरी हुआ है किसने किया है, तो सारा परिवार क्या रहेगा? जो भी तरह का अस्त्र होता है शस्त्र होता है उठा लेगा ताकि उनको मार दें, उनको हम सजा दें, उनके बच्चों को माता पिता को। तब क्या होगा? ये परिवार का रक्षा होगा? नहीं, परिवार का रक्षा होता है अच्छे व्यवहार से। अगर इनका अच्छा व्यवहार होता है तो उनके परिवार पर कोई एक दाग भी नहीं लगा पाता। लेकिन इनका परिवार ही चोर है, मतलब गलत काम करता है, तो सारा परिवार जितना भी गांव में आदमी है क्या करेगा? उस पर पीटेगा, आरोप लगाएगा, गाली गलौज देगा। तो समझ रहे ना, परिवार का रक्षा होता है अच्छे व्यवहार से। ये सब जो गलत काम है इससे आपका कभी भी रक्षा नहीं होगा, आपका सिर्फ होगा तो आपका बदनामी होगा और आपका मौत होगा, जो कि बहुत ही गलत है। आपको हमेशा अच्छा व्यवहार रखना है। क्यों? ताकि आपका खानदान का रक्षा हो सके, खानदान पर कोई दाग नहीं लगा सके। किसकी वजह से? आपके व्यवहार की वजह से। तो आप ये ध्यान रखिए, आपका जो परिवार है उसका व्यवहार बढ़ाइए, और आप लोगों में अगर कुछ दोष है, कुछ गंदगी है तो प्लीज इसको साफ कीजिए, ताकि आपकी वजह से आपके माता पिता कभी भी सर से ना झुके। समझ रहे ना बात को? तो आप इसका भी कंप्लीट समझ में आ गया ना? परिवार का रक्षा अच्छे व्यवहार से। जिस दिन आप गंदा व्यवहार करने लगेंगे आप सोसाइटी के लायक नहीं रहेंगे। हो गया, संस्कृत है लिखना है जी। अगला देखिए, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कंप्लीट कंप्लीट। अब देखिए क्या है उदाहरण के साथ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना कह रहा है, जो इंसान प्रिय बोलता है, जो इंसान प्रिय बोलता है और जो इंसान प्रिय सुनता है, वो क्या होता है? हमेशा आसानी से मिल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दो इंसान, ये भी प्रिय बोलता है, प्रिय मतलब क्या होता है? अच्छा बोलता है। ये भी प्रिय बोलता है, अच्छा बोलता है, मतलब हमेशा बात में मधुरता होता है ना, बात में स्नेह होता है, प्रेम होता है। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों आदमी मिला है ना, मान के चलिए ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मिलता है, इसकी पढ़ाई करने लगता है, अरे तुम पढ़ने बहुत तेज है यार, तुम्हारा बहुत नाम सुने हैं, और बहुत तरह का पढ़ाई करने लगता है। तो जब ये लड़का इसका पढ़ाई करने लगता है तो क्या होता है? इसका जब प्रशंसा करने लगता है तो ये लड़का बहुत खुश हो जाता है। कोई भी होगा, अगर कोई इंसान आपके पास आता है, एक भी इंसान आता है, अब बोलता है कि आप बहुत पढ़ने में तेज हैं या कोई भी काम में तेज है, तो आपकी प्रशंसा करने लगे, इतना करने लगे क्या आपको लगे यार मैं तो लगता है दुनिया में सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, है ना। तो वही बात है, ये लड़का इसका प्रशंसा करने लगा तो ये क्या है? कोई भी आदमी अगर मैं प्रशंसा करेगा तो हमको अच्छा लगता है सुनने में। तो ये भी इंसान को ये क्या है? प्रिय बोल रहा है, मतलब इसके बारे में प्रशंसा कर रहा है, प्रिय बोलने वाला इंसान और प्रिय सुनने वाला। प्रिय बोल रहा है और प्रिय सुन रहा है, तो क्या होता है? आसानी से मिल जाता है। आज के समय में आप तेज हो या ना हो, आप कितनी भी कमजोर है, बहुत सारा आदमी आता है आपको प्रशंसा कर देता है, जो कि झूठ बात होता है। आप में दम नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आपके अंदर मतलब टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी आके होता है ना बहुत सारा इंसान फेक है ना, आगे प्रशंसा करने लगता है किसी भी इंसान का, मतलब मजाक उड़ाता है प्रशंसा के माध्यम से। ये भी इंसान क्या है? ये पढ़ने में उतना नहीं है, इनके पढ़ने में उतना तेज नहीं है जितना ये मान रहा है, इसका आगे प्रशंसा करने लगा। बल्कि ये भी जानता है कि पढ़ने में तेज नहीं है, हवा हवाई बात कर रहा है ये, है ना, मतलब ये है ना होता है कि झूठ बात बोल रहा है इसको, इसके नाम मात्र का प्रशंसा कर रहा है, इसके सामने कोई प्रशंसा कर रहा है कि तुम ये हो, लेकिन ये है ही नहीं। अब क्या होता है? ये बहुत खुश हो जाता है ना, लगता है यार सही बोल रहे हो तुम, हाँ मेरा जैसा तेज कहाँ है, मैंने बहुत मेहनत किया है। अब क्या होगा देखो, समझ गए ना? ये इंसान इसका प्रशंसा कर रहा था, ये इसका प्रशंसा कौन कर रहा था? ये इंसान कर रहा था तो ठीक था, मतलब वैसा इंसान आसानी से मिल जाता है जो आपका प्रशंसा तो करता है, लेकिन प्रशंसा आपका फेक प्रशंसा होता है, नकली प्रशंसा। समझ रहे ना? ये प्रशंसा आपका कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि तुम उतना तेज नहीं हो, ये हवा में बात कर रहा है ताकि आपको बुरा ना लगे, ये भी खुश, ये भी खुश। तो समझ गए ना? वैसा इंसान धरती पर आसानी से मिल जाता है जो प्रिय बोलता है, मतलब बधाई देता है, मतलब बोला जाए तो किसी का बड़ाई करता है। प्रिय बोलने वाला मतलब बड़ाई करने वाला इंसान और बड़ाई सुनने वाला इंसान आसानी से मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है। प्रिय बोलने वाला इंसान और प्रिय सुनने वाला इंसान आसानी से मिल जाते हैं। जो इंसान प्रिय बोल रहा है पर इसको है ना, उसको बड़ाई कर रहा है, और ये प्रिय सुन रहा है, ये प्रिय बोल रहा है, क्या कर रहा है? बोल रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये सुन रहा है। समझ रहे ना? ये सुन रहा है, तो अच्छा लगेगा इसको, जब ये आप इसका प्रशंसा करेंगे तो इसको अच्छा लगेगा। अब क्या हुआ? ऐसा इंसान धरती पर आसानी से मिल जाता है। कोई भी इंसान कोई भी इंसान आता है किसी का प्रशंसा करने लगता है, बल्कि वो इसके लायक नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए ना? जो इंसान किसी का प्रशंसा करता है, सुलभा पुरुषा राजा, मतलब कोई इंसान क्या है? अगर प्रिय बोलने वाला इंसान और प्रिय सुनने वाला इंसान धरती पर आसानी से मिल जाता है, ये इंसान इसका प्रशंसा करने लगता है, आसानी से मिल जाता है।
ठीक है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन अप्रिय बोलने वाले लोग धरती पर बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब ये लड़का है, ये भी लड़का है ना, स्टूडेंट था, और मान के चलिए ये टीचर है। एक टीचर आता है, इसको बोलता है, टीचर आता है, इसको पूरा मतलब इंसल्ट करता है, बुराई करता है, तो पढ़ने में बहुत कमजोर है। अपील बोल रहा है, टीचर कैसा बोल रहा है, अपील, अपील मतलब समझ रहा है ना, इसमें बुराई कर रहा है। पहले पढ़ाई करता तो ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमेशा आपका प्रशंसा करेगा, जो आपका प्रशंसा करेगा हमेशा डुप्लीकेट होता है ना, मतलब नकली प्रशंसा। ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपके है ना बिना नाम का, बिना आपके टैलेंट का आपका प्रशंसा करने लगता है। लेकिन टीचर क्या है, किसी भी टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट को आगे बढ़ाना, स्टूडेंट को सफल बनाना। तो स्टूडेंट क्या हमेशा सच बोलेगा, तो स्टूडेंट तो सच बोलता है, ये इंसान है, स्टूडेंट है, मान के पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता है, दिन भर फालतू काम करते रहता है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। टीचर इसको डांटने लगा स्टूडेंट कि तुम पढ़ता नहीं है, फेल हो जाएगा एग्जाम में, है ना, बहुत तरह का बात बोलने लगता है। तुम्हारे पापा भी इसी तरह थे, तुम भी पढ़ो मन लगा तब ना आगे बढ़ोगे, ऐसी करोगे तो जिंदगी में चपरासी बनोगे, मतलब बहुत तरह का है ना बुराई करने लगता है। ये टीचर इसका बुराई करने लगता है, मतलब ये टीचर क्या बोल रहा है, अप्रिय मतलब गलत बोल रहा है, अप्रिय बोल रहा है ना, इसका बुराई कर रहा है तो अप्रिय बोल रहा है। लेकिन क्यों बोल रहा है, इसके भलाई के लिए। तो यही कर रहा है अप्रिय बोलने वाले इंसान, जो इंसान अप्रिय बोलते हैं मतलब बुराई करते हैं किसी का, लेकिन बुराई सच में करते हैं, मतलब ये बुराई के लायक ही है। ये इंसान क्या है, ये बच्चा क्या है, बुराई के लायक, इनका बुराई होना ही चाहिए, ऐसा इंसान का बुराई होना ही चाहिए। तो ये कहता है अब के ज़माने में बहुत कम इंसान मिलते हैं जो कि सच बोलते हैं लेकिन मुंह के सामने बोलते हैं। तो बताइए ये इंसान क्या है, स्टूडेंट का पढ़ा रहा था, कौन, ये टीचर पढ़ा रहा था ना, टीचर पढ़ाता था, इसका बुराई करता था, ये टीचर क्या इसका बुराई कर रहा था। तो क्या ये कभी इसका बात सुनेंगे, जब देखेंगे टीचर को भागने लगेंगे। तो वही कर रहा है, जो इंसान आपका बुराई करता है क्योंकि आप उस बुराई के लायक है, जो इंसान आपका बुराई करता है तो क्या करेंगे, बुराई तो कर रहा है लेकिन किसके लिए कर रहा है, आपके भलाई के लिए, आपके मतलब बारे में बोल रहा है, कड़वा मतलब सच बोल रहा है, लेकिन सच कड़वा होता है। इंसान तो बोल रहा है सच बात, लेकिन इसको लग रहा है बुरा क्योंकि टीचर मेरा बुराई कर रहा है ना, लेकिन टीचर सही बात बोल रहा है। टीचर क्या बोल रहा है, अप्रिय मतलब बुरा तो बोल रहा है लेकिन सब बात में मतलब सत्यता है, बात में सच बोल रहा है। तो समझ रहे ना, वैसा इंसान धरती पर आपका मिलते हैं। कोई भी इंसान आपको डांटेंगे नहीं क्योंकि लगता है डांटने से कुछ क्या फायदा है, लेकिन यही ऐसा जो इंसान है ना जो किसी का बुराई करता है उनके सामने वैसा कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ठीक नहीं लगता है इंसान को, ये भी इसको डांटे और ये भी कुछ बोल देगा तो उनको भी खराब लगेगा। और कोई आदमी आके जो समय में कोई इंसान किसी को साथा नहीं है, टीचर किसी को बोलेगा ये भी टीचर के साथ जमाना रहता है। तो वही ऐसा इंसान धरती पर बहुत कम मिलता है। अगर कोई इंसान इसको डांटे और वो ना बोले, अगर मान के चलिए आदमी है, कोई भी आदमी हो इसको गाली दे रहा है कि तुम ये हो तो क्या ये रुकेगा, माथा फाड़ देगा इसका, ना होता है कुछ भी कर देगा क्योंकि आप सहेगा कहाँ, आप मेरे बारे में गलत बोलेंगे मेरे सामने, कहाँ को बर्दाश्त करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कोई कर ऐसा इंसान अब धरती पर बहुत कम मिलते हैं, है ना, ऐसा इंसान धरती पर बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ है। कौन दुर्लभ है, जो अप्रिय बोले मतलब कड़वा बोले आपके बारे में गलत बोले क्योंकि आप गलत के लायक है, लेकिन वो इंसान सुनना भी नहीं चाहता है, आपके अपना बुराई कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है। तो समझ रहे ना, यही है आपका सुलभा पुरुषा राजन सतता प्रियवादिना प्रिय से तू पथस्य वक्ता श्रोता चाह दुर्लभ। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा, है ना। इसका देखिए एक बार समझिए, कहता है पीढ़ी बोलने वाले इंसान, पीढ़ी सुनने वाले इंसान आसानी से मिल जाता है। जो इंसान पीढ़ी बोलेगा या किसी को बड़ाई करेगा, जो जिसका बड़ाई करेगा वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब पीढ़ी बोलने वाला और पीढ़ी तो बोल रहा है लेकिन सत्य बोलने वाला इंसान इस धरती पर नहीं मिलता है, ना ही सच सुनने वाला। कह रहा है अब पीढ़ी बोलने वाले इंसान और पीढ़ी सुनने वाले इंसान इस धरती पर बहुत ही कम मिलते हैं। समझ रहे ना, जैसे देखिए पीढ़ी बोलने वाले इंसान और अब पीढ़ी सुनने वाले इंसान इस धरती पर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अब पीढ़ी बोलने वाले इंसान और अब पीढ़ी सुनने वाले इंसान धरती पर बहुत ही कम मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए 9वां श्लोक है, 9 और 10 दो बार बचा हुआ है जो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से आपका नीति श्लोक का खत्म। तो देखिए 9 क्या है, पूजनीय माँ भागा पुण्याश्च गृदीप्तया अस्त्रिया श्रियो गृहस्यो अक्त अस्मादर्श विशेषता। आपको अगर देखना पड़ेगा, है ना, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होता तो मिला के पढ़िए धीरे धीरे। पूजनीय माँ भागा पुण्याश्च गृदीप्तया अस्त्रिया श्रियो गृहस्यो अक्त अस्मादर्श विशेषता, है ना, हो गया। पूजनीय माँ भागा पुण्याश्च गृदीप्तया अस्त्रिया श्रियो गृहस्यो अक्त अस्मादर्श विशेषता। कंप्लीट। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी यह होता है, कह रहा है
कि घर की लक्ष्मी महिला, ये जो श्लोक है ना महिला के बारे में बताया गया, स्त्रियों के बारे में बताया गया है। तो देखो कि देखिए क्या कह रहा है घर की लक्ष्मी बेटियां होती है, ये तो सीरियल भी है ना, घर की लक्ष्मी बेटी होती है मतलब स्त्रियां होती है। जिस तरह है ना, मतलब घर को अगर स्वर्ग बना सकती है कोई तो स्त्रियां, इसमें खाली स्त्री के बारे में जितना प्रशंसा कर सकते हैं जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे बोल रही है इसमें जो श्लोक है विदुर जी बोल रहे हैं कि घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है, स्त्रियों के बगैर घर घर नहीं होता है। घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो स्त्रियों का होना जरूरी है, स्त्रियों का होना बहुत ही जरूरी है। और वो कह रहे हैं कि महिला जो होता है, स्त्रियों जो होता है पूजनीय योग्य होती है ना, घर में पूजा किया जाना चाहिए, भगवान के रूप में होती है ना। और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं स्त्रियाँ जो होती है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है घर के लिए। स्त्रियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, इज्जत दिया जाना चाहिए, ताकि उनको कभी भी फील ना हो कि वे अकेले हैं, उनको बेटा जैसा प्यार नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में होता है आज भी महिलाएं जो होती है, महिलाओं को उतना सम्मान और उतना प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जितना वो हकदार होती है। आज भी उनको बच्चे से ही ना, जब बच्चा जन्म लेती है तब से उनको भी बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है ना। अगर माँ बाप प्यार करें तो आज भी देखा जाता है कि बेटों को ज़्यादा प्यार किया जाता है, बेटियों को कम। अगर विश्वास नहीं होता तो देखिए, आप सुने होंगे लिंगानुपात सेक्स रेशियो भारत में बहुत सारा, आपको पता है भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है ना। तो भारत में 1000 लड़का पर 940 लड़की बची है, लड़की की संख्या कम होते जा रहा है। मतलब लड़का जो है 1000 लड़का पर 940 लड़की बची है, मतलब 7 लड़की की कमी हो चुका है। मतलब लड़की की संख्या घटते जा रहा है भारत में, लड़का का बढ़ते जा रहा है। इसी वजह से भारत में लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गई है और लड़कों की संख्या 1000 लड़कों पर 940 स्त्रियाँ हैं ना। मतलब 100 अगर बात किया जाए तो 940 लड़कियों का शादी होती है और 940 लड़के का, मतलब 7 लड़के जो ना कुंवारे रह जाते हैं भारत में, समझ रहे हैं ना। 1000 लड़का में 940 लड़की है, मतलब इतना लड़की के साथ शादी होता है, मतलब लड़की का लड़का के साथ शादी होता है और 7 लड़का क्या होता है अभी भी कुंवारा रह जाता है। इससे यह पता चलता है कि भारत में भी महिलाओं को बहुत ही कम दर्जा दिया जा रहा है ना। महिलाओं को, बच्चों को है ना, बच्चियों को पैदा नहीं किया जाता क्योंकि दिक्कत हो रहा है। सब बहुत सारा प्रॉब्लम है, दहेज देना है या फिर किसी भी तरह का समाज में रहना है तो बहुत सारा प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करना पड़ता है। इसी वजह से भारत में क्या है ना, भारत में महिलाओं को वो हक नहीं मिल पा रहा है। ये श्लोक जो है लड़कियों के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप घर में हैं, अगर आप घर में सिर्फ लड़के हैं और लड़कियाँ नहीं रहती है तो घर घर के बराबर होता है ना। घर में एक महिला का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका घर स्वर्ग हो तो एक महिला बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वही श्लोक बोल रहे हैं कि महिला पूजनीय योग्य होते हैं, महिलाओं को पूजा किया जाना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, वो इज्जत मिलना चाहिए जिसके वो हकदार होती है। तो समझ गए पहला श्लोक, 9 का श्लोक यही है। अब देखिए 10th क्या बोल रहा है, लास्ट श्लोक है 10, इसके बाद खत्म, ठीक है। आकृति विनियो हंति हंत्यनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य रचना। देखिए अच्छा से, आकृति विनियो हंति हंत्यनर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य रचना। इसका मतलब देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जटिल है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है इसमें 10th में। देखिए इसको आसानी से मैं बताता हूँ। कह रहा है ना आकृति विनियो हंति, इसका मतलब कह रहा है कि जो विनय है किसका नाश कर देता है, बदनामी का। आप सुने होंगे अगर आप हजारों पाप करते हैं ना तो मान के आप अपने जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, आपने समझ रहे बदनामी, आपने बहुत ऐसा गलत काम किया, बहुत गलत काम किया है, अपने जिंदगी में बहुत सारा गलत काम आपने किया है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, मानते हैं आप बहुत गलती कर दी है, आपको पछतावा हो गया, अब आप सुधरना चाहते हैं और आप अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, तो जिस दिन आप अपना अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों की भलाई के लिए आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तब आपका जितना भी पाप था सब धुल जाएगा। मतलब आपने जो भी पाप किया है वो सब खत्म। तो पहला जो पंक्ति है यही बता रहा है, जिंदगी कह रहा है आकृति विनियो हंति, आपने जितना भी बदनामी किया, चाहे जितना भी बदनामी आपने सहा है, वो कब कौन नाश कर देता विनय, मतलब आपकी विनम्रता, आपकी जो काम है, आप जो बदल गए हैं, आप सच्चाई के रास्ते पर जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तब से क्या होता है आप जितना पाप किए हैं, जितना बदनामी हुआ आपका सब नष्ट। न कहता कि कहावत भी है कि आपने लाखों अगर पाप किए हैं लेकिन अगर एक अच्छा काम कर देते हैं तो आपका हजारों पाप नष्ट हो जाता है। तो यही यहाँ समझना है कि अगर आप पाप किए हैं जिंदगी में तो आपको कौन सुधार सकता है। अगर आप बदनामी बहुत सारी है जिंदगी में तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो अच्छा काम है वो गंदा काम से ज़्यादा ऊंचा हो सके। तो वही पहला बता रहा है आकृति, बदनामी को कौन नाश करता है, बदनामी जो होता है किसी भी चीज़ का, इसको कौन खत्म करता है, आपका अच्छा व्यवहार, आपका लोगों को सम्मान देना, आपका अच्छा रास्ता पर चलना। जिस दिन आप अपना अच्छा रास्ता पर चलना स्टार्ट कर देंगे तब आप जिंदगी में जो भी पाप किए हैं, जो भी बदनामी सहे हैं वो सब खत्म।
तो अच्छा रास्ता पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप भी कहीं कभी भी गलत काम किए हैं, आप चाहते हैं कि आप सुधरना चाहते हैं, अच्छा रास्ता पर चलना चाहते हैं, तो आपको अच्छा रास्ता पर चलना चाहिए, ताकि आप जो भी बताइए ना, भगवान भी यही कहता है कि आप अगर बुरा काम किए हैं तो उसको छोड़िए, अब से सुधर जाइए और अच्छा रास्ता पर चलिए, ताकि आपका सारा पाप धुल सके। यहाँ तक है, कहाँ तक था? ठीक है। अब क्या करा, हांते नर्थ पराक्रम। इसका मतलब क्या रहा है कि जो पराक्रमी व्यक्ति होता है, जो मतलब जो बहादुर व्यक्ति होता है, क्या करता है, किसी भी घटना होने से रोक देता है। मतलब किसी भी अनर्थ होने से कौन रोक देता है? अगर कोई अनर्थ होने जा रहा है, अनर्थ मतलब किसी भी तरह का घटना घटने जा रहा है, इसको कौन रोक देता है? बहादुर व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, बहादुर, है ना। बुरी व्यक्ति क्या कर देते हैं? किसी भी घटनाओं को घटित होने से रोक देते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए यहाँ एक बच्चा है, क्या है? एक बच्चा है ना। अब मान के चलिए इधर से गाड़ी आ रहा है ना, गाड़ी जो भी आ रहा है ना, गाड़ी आ रहा है। अब मान के चलिए गाड़ी क्या है, गाड़ी जो है बहुत नज़दीक आ गया है, लग रहा है कि जो गाड़ी है बच्चों को धक्का मार देगा, मतलब बच्चों का एक्सीडेंट होना तय है। अब क्या होता है, अगर कोई बहादुर व्यक्ति यहाँ से है, बहादुर व्यक्ति में जाता है, इसको बचा लेता है, तो क्या होता है? वही कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति जो है ना, बहादुर व्यक्ति मतलब पराक्रमी व्यक्ति किसी भी घटना होने से रोक देता है, किसी भी अनर्थ होने से रोक देता है। तो समझ लेना बात, बहादुर व्यक्ति बनिए ताकि आप किसी भी घटना होने से रोक दें। किसी भी अनर्थ होने जा रहा है, किसी भी तरह का घटना होने जा रहा है, तो आप अपना कौशल दिखाइए, आप अपना ताकत दिखाइए और उस घटना को रोक दीजिए। तो यही है, इसका मतलब यही होता है। क्या होता है, जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, और किसी भी अनर्थ जो आने वाला होता है ना, उसको रोक देते हैं। अगर कहीं भूकंप आ गया, बहुत सारा आदमी फंस गया उसमें, तो कोई इंसान होता है जो बहादुर होता है, वह बहुत आदमी को बचाने का प्रयास करता है। किसी भी घटनाओं को घटित तो हो जाता है, लेकिन इसको अनर्थ होने से बहुत रोक देता है। तो समझ गए मेरी बात को, किसी भी घटनाओं को होने से कौन रोकता है? पराक्रमी व्यक्ति, मतलब विद्वान व्यक्ति या फिर बहादुर व्यक्ति। इसका भी कंप्लीट। अब क्या करना है, देखिए, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य रक्षण। इसका क्या रहा है, जो क्षमा होता है ना, क्षमा किसका नाश कर देता है? क्रोध का। अगर दो इंसान है ना, दो इंसान आपस में अगर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, माँ के लिए पहले दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, लेकिन एक समय क्या हुआ, दोनों के बीच झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, और दोनों बहुत ही कट्टर दुश्मन बन चुका है। अब क्या हुआ, इसको एक बार लगा ना कि मैंने अपना दोस्त से दुश्मनी करके बहुत परेशानी में ले लिया, मैं कितना अच्छा दोस्त था, इससे हमको दुश्मनी कभी भी नहीं करना चाहिए था, है ना। इसको क्या था, इस सोचा कि जब तक ये मेरा दोस्त माफ़ी ना मांगे, हम मतलब मुझसे माफ़ी ना मांगेगा, तब हम उससे माफ़ नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर ये दोनों दुश्मन बन गया है, और मान के चलिए ये दोस्त जो है इसको माफ़ कर देता है, कहता है जो गलती मुझसे हुआ है दोस्त माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा, तो क्या ये माफ़ नहीं करेगा? ये भी माफ़ करेगा। अगर ये झूठ जाता है तो वो तो अपने आप झुकेगा, क्योंकि सिस्टम होता है कि अगर कोई इंसान झूठ जाता है ना, तो आपको झुकने पर मजबूर हो ही जाते हैं, समझ रहे ना। अगर ये इनके सामने झूठ जाता है, अगर ये इनको माफ़ कर देता है, तो ये भी क्या होता है, इनको माफ़ कर देते हैं। तो वही कह रहा है क्षमा, अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं ना, तो क्रोध का नाश कर देता है। अगर इसको भी बहुत क्रोध है, इसको भी क्रोध है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, अगर ये अपना क्रोध शांत करके क्षमा मांग लेता है, इससे ये भी क्षमा कर देता है, और दोनों क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। मतलब क्षमा का नाश कौन करता है? क्रोध, है ना। कभी भी क्रोध हो, गुस्सा आता है किसी को, झगड़ा हो जाता है, तो कौन नाश करता है? क्षमा। जिस इंसान को आप क्षमा कर दीजिएगा, उसका क्रोध तो अपने आप शांत हो जाता है। समझ रहे ना बात? तो ये भी आप समझ गए, है ना। ठीक है, लास्ट क्या है, लास्ट का रहा है कि अच्छा व्यवहार जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति का अच्छा व्यवहार होता है, या क्या करता है, कुलक्षण को खराब नष्ट कर देता है। कुलक्षण, समझे बात क्या है? कह रहा ना, मान के कोई व्यक्ति है, क्या करना है, किसी भी कुलक्षण को नष्ट कर देता है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए। कह रहा है, जैसे मान के एक व्यक्ति है, इनका एक बेटा है ना, इन व्यक्ति का इसका एक बेटा है। ये बेटा क्या है, मान के बेटा किसी के घर में गया और किसी को बहुत पीटा, जैसे मान के लिए यहाँ बहुत आदमी है, फैमिली है ना, फैमिली है, इनका एक बेटा है, ये बेटा को बहुत मारा है। किसने? इनका बेटा जो है, इनके बेटे को बहुत मारा है। अब क्या हुआ, बहुत चोट लगा इसको, है ना। अब क्या हुआ, ये जो है इसका जितना फैमिली है आ रहा है किसको पीटने के लिए, इसको बेटा इसको पीटने आ रहा है। अब क्या, ये भागने लगा, कहाँ भागने लगा, अपने पिता के पास आया, बोला पिता हमको बहुत सारा आदमी, है ना, पीछा कर रहा है ताकि हमको पीट सके। अब क्या होता है, इनका पिता जो है, अगर इनका पिता का अच्छा व्यवहार होता है, बहुत ही अच्छा व्यवहार,
किसी से भी प्रेम से बात करना, किसी को भी मोहित कर देना, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं करना। तो इनका पिता का बहुत ही अच्छा, बहुत ही इज्जत होता है समाज में। तो क्या होता है, अगर ये आदमी इसको पीटने आता है, अगर देखेगा ये इंसान को, है ना, तो इसको क्या होता है, मतलब इसका अच्छा व्यवहार की वजह से, इनका अच्छा नेचर की वजह से ये जो इंसान आता है इसको पीटना, इसको नहीं पीटता है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर अच्छा है। जितना भी इंसान आया बोला कि आपकी वजह से मैं आपको बेटा को छोड़ रहा हूँ, तो बहुत पीटने वाला था। क्यों? क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं आपके बेटे को नहीं पीटूंगा। आपका बेटा जानते बहुत बुरा है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप अपना जो रेस्पेक्ट है उसको बढ़ाइए। जिस दिन आपका रेस्पेक्ट बढ़ गया ना, उस दिन आप समाज में कभी भी बुराई फेस नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, अच्छा व्यवहार किसको नाश कर दिया? गुलाछन। इस इंसान के पास अच्छा बिहेवियर था, अच्छा व्यवहार था, तब नहीं गुलाछन को नाश कर दिया। अगर देखिए इसका बेटा क्या था, गुलाछन, मतलब गुलाछन बहुत खराब था। इनका बेटा को कौन नाश, मतलब इनका बेटा, ये सब आदमी जिसको पीटने वाला था, लेकिन किसकी वजह से नहीं पीटा? अच्छा व्यवहार की वजह से। किनका अच्छा व्यवहार? इनका पिता का। अगर इनका पिता का अच्छा व्यवहार नहीं होता तो क्या आज इसको हालत खराब हो जाता ना। तो मुझे आपको समझना है कि जिस दिन आपका अच्छा व्यवहार हो जाएगा ना, तो आप कभी भी जिंदगी में बुराई फेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहता है, अगर आपके पास अच्छा व्यवहार है, गुड बिहेवियर है, तो आप क्या चीज़ पर नाश कर सकते हैं? गुलाछन को। किसी भी घटना आपको साथ होने वाला है उसको आप रोक सकते हैं। समझ गए? तो आज का क्लास कंप्लीट। अब आएगा संस्कृत का क्वेश्चन आंसर और मैथ का भी सिलेबस जो है स्टार्ट होगा। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर।